नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य दूरसंचार और इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समूचे भारत में अगले वर्ष के अंत तक 5G सेवा का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार आधुनिक बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्षमता का सदुपयोग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जीवन में सुगमता इस विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हर बजट में हमारी सरकार ने प्रौद्योगिकी की सहायता से लोगों के जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया है। 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत टेक्नोलॉजी की ताकत से लगातार नागरिकों को एम्पावर कर रहा है। बीते वर्षों में हमारी सरकार के हर बजट में टेक्नोलॉजी की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकताओं में विरोधाभासों को रेखांकित करते हुए कहा कि विशेष क्षेत्र के लोगों ने हमेशा सरकार से हस्तक्षेप और अपने कल्याण की आशा की। उन्होंने कहा कि इन लोगों का पूरा जीवन अभाव में बीता। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा प्रयास हर गरीब और वंचित के जीवन को आसान बना रहा है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो रहा है। आज लोग सरकार को रास्ते की रुकावट नहीं मानते हैं, बल्कि लोग हमारी सरकार को नए अवसरों के कैटालिस्ट के तौर पर देखते हैं। श्री मोदी ने सरकार के बड़े और महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, रेलवे आरक्षण और साझा सेवा केंद्र जैसी पहलों ने आम आदमी के जीवन को सुगम बनाया है। प्रधानमंत्री ने सरकार के साथ संचार माध्यमों के सरल बनने की प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि अब संवाद करना आसान हो गया है और लोगों को त्वरित समाधान मिल रहे हैं। उन्होंने आयकर प्रणाली से संबंधित शिकायतों के फेसलेस समाधान का उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने 5G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा और कृषि पर इनके प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि इनके लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संस्थान सबका साथ सबका विकास की सरकार की नीति प्रदर्शित करता है। वित्त मंत्री ने आज गांगटोक में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड तथा अन्य बैंकों के जनसंपर्क कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने में नाबार्ड जैसी संस्थाओं की भूमिका की सराहना की। Under the government of India with Prime Minister Modi, every institution reflects the policy of the government, and that policy is Sabka Saath, Sabka Vikas. It is not just for things around Delhi or big metropolitans like Mumbai or Hyderabad or Bengaluru. NABARD moves to villages which are even in the far-flung areas. श्रीमती सीतारामन ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के बारे में कहा कि इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में दूरसंचार, बुनियादी ढांचा, स्कूल, इंटरनेट और सामान्य सेवा केंद्रों जैसी सभी सामान्य सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति की सराहना करते हुए श्रीमती सीतारामन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को विपणन, ब्रांडिंग और उनके व्यवसायों को पेशेवर रूप से संचालित करने के लिए बजटीय प्रावधान के बारे में जानकारी दी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि पूरे भारत में 5G सेवाओं का लक्ष्य अगले वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि अब तक देश के 387 जिलों में 5G सेवाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण में इस वर्ष मार्च के अंत तक 200 शहरों को 5G सेवा के लिए शामिल करने की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन ये लक्ष्य 1 महीने पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दूरसंचार उपकरणों के अग्रणी निर्माता और निर्यातक के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का मोबाइल निर्यात $10 अरब हो जाएगा। मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रूपाला ने आज हैदराबाद के कन्वेंशन सेंटर में स्टार्टअप्स महासम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान के साथ ही मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री टी श्रीनिवास यादव भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा कि देश में पशुपालन के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तक्षेप आवश्यक है। श्री रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों के लिए स्टार्टअप्स की पहल की है। इस अवसर पर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि पशुपालन एक उभरता हुआ क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के बजट में पशुपालन इकाई के बुनियादी विकास के लिए पर्याप्त आवंटन किया गया है। स्टार्टअप महासम्मेलन का उद्देश्य देश में पशुधन, डेयरी और पशुपालन के क्षेत्रों में वर्तमान और उभरते स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के नवाचार केंद्र में एक नई इकाई का उद्घाटन किया। ये विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं की नवाचार और उद्यमिता गतिविधियों को समर्थन और प्रोत्साहन करने के लिए समर्पित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया वैश्विक मुद्दों पर भारत की प्रतिक्रिया देख रहा है, क्योंकि भारत स्टार्टअप्स के लिए एक नया विशाल केंद्र बन गया है और विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की क्षमता का उपयोग करने के लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने 13 विपक्षी सांसदों से हाल ही में संपन्न बजट सत्र के पहले चरण के दौरान सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इन सांसदों में कार्यवाही का वीडियो शूट करने के लिए निलंबित की गई कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल भी शामिल हैं। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 विपक्षी सांसदों के विरुद्ध मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा था। कश्मीर घाटी में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके के पदगामपोरा गांव में आज तड़के हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद पदमगांव-पोरा गांव में घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया। संयुक्त टीम के संदिग्ध स्थान पर पहुंचने पर छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत यूरोपीय संघ के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत कम समय में बातचीत प्रक्रिया के पारस्परिक रूप से लाभदायक निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में आज भारत यूरोपीय संघ व्यापार और स्थिरता कॉन्क्लेव को संबोधित किया। डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बताते हुए कहा कि भारत और यूरोपीय संघ बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और बहुपक्षवाद को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साझा करते हैं। विदेश मंत्री ने आज नई दिल्ली में डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन से भेंट की और द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी मजबूत से और मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने वैश्विक स्थिति पर भी विचारों का आदान प्रदान किया और सहयोग को और बढ़ाने पर बल दिया गया।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत और डेनमार्क दुनिया को दिखा सकते हैं कि महत्वाकांक्षी जलवायु और सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव है। श्री यादव आज नई दिल्ली में भारत डेनमार्क हरित और सतत प्रगति के लिए भागीदार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत डेनमार्क हरित सामरिक साझेदारी स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए विचारों, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के आदान प्रदान के लिए एक उपयुक्त मंच है। श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2020 में साझेदारी की शुरुआत के बाद से द्विपक्षीय सहयोग हरित और सतत विकास को प्रोत्साहन देने पर केंद्रित है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने वर्ष 1928 में इसी दिन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबद्ध रमन प्रभाव की खोज की थी। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत की G20 अध्यक्षता के अवसर पर इस वर्ष के विज्ञान दिवस का विषय है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर सभी वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई दी है। पेरिस में कल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया। मेसी को यह पुरस्कार अगस्त 2021 से दिसंबर 2022 तक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिला है। उन्होंने फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में फ्रांस के खिलाफ मैच में 2 गोल किए थे। फ्रांस के काइलियन एम्बाप्पे को भी इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने विश्व कप फाइनल में हैट्रिक लगाई थी। हालांकि मेसी फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने में सफल रहे। स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित 11 दिवसीय आदि महोत्सव में 3 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समापन समारोह में उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज ने अनादिकाल से प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और उनका संरक्षण किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यह आयोजन स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने पर केंद्रित था, जो भारत के आदिवासी समाज द्वारा अपनाई गई जीवन शैली दुनिया के लिए स्थायी जीवन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण बन सकती है। उत्सव के दौरान कारीगरों और आगंतुकों के लिए 600 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता कार्ड और विभिन्न राज्यों के कारीगरों के लिए 16 आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि मोरारजी भाई देसाई का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में स्मरण किया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपातकाल का विरोध करने और उसके बाद के दौर में देश को चलाने में उनकी भूमिका भी अनुकरणीय है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्रीय कार्ययोजना को जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्ययोजना में गर्मी के मौसम में गर्मी के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। मंत्रालय ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से सभी जिलों में दिशा निर्देशों का प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि 1 मार्च से सभी राज्यों और जिलों में जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCHCH के अंतर्गत गर्मी से संबंधित बीमारियों की एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच पर दैनिक रूप से निगरानी की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार प्रौद्योगिकी में भारी निवेश पर आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य दूरसंचार और इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, समूचे भारत में अगले वर्ष के अंत तक 5G सेवा का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।